नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हमारे खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की बड़ी खबर, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से, जहां हम जाते हैं खबर के तह तक, वो भी हमारे रिपोर्टर्स के साथ। रिपोर्टर्स आपको ग्राउंड जीरो से बताते हैं कि उस खबर की सच्चाई क्या है, उस खबर की तह में क्या है। तो आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें इंडिया रिपोर्टर्स में। शरद पवार की एनसीपी पार्टी ने लोकसभा में परसीमन बिल के पक्ष में वोट देने का फैसला लिया है। ये जो फैसला है राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक प्रमुख विपक्ष के रूप में देखा जाता है शरद पवार की एनसीपी को, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी इंडिया गठबंधन के साथ में कंधे से कंधा मिला के हर बार चली है। यहाँ तक कि अप्रैल माह में भी जो परसीमन को लेके वोटिंग हुई थी लोकसभा में, उसमें कहीं ना कहीं जो एनडीए जो बीजेपी सरकार है उसको सफलता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि जो परसीमन बिल है अगर ये पास हो जाता है तो ये इसको लेकर जो तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, उनका सीमा निर्धारण होगा। सीमा के साथ साथ जो जनसंख्या के हिसाब से सीटों का भी निर्धारण होगा। तो इससे जो लोकसभा की सीटें हैं वो लगभग 850 के आसपास हो जाएंगी, और इसमें जो तमाम बदलाव भी होंगे, क्योंकि परसीमन बिल सरकार लाना चाहती है लेकिन विपक्ष इसको नहीं लाने देना चाहती है। लेकिन अब विपक्ष से जो शरद पवार की एनसीपी पार्टी है, जिस तरह उसने मन बनाया है कि हमको अब परसीमन बिल के पक्ष में वोट देना है, इससे जो विपक्ष एकता है कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। और ये भी माना जा रहा है, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी है उसकी नज़दीकियाँ बीजेपी से बढ़ रही हैं। और साथ में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये एक सकारात्मक रुख है उनका, लेकिन विपक्ष के माथे पे ये पसीना दिख रहा है, क्योंकि इससे विपक्ष की एकता भी खतरे में है। और साथ में जो परसीमन बिल है उसको विपक्ष नहीं पास होने देना चाहती है, वो भी कहीं ना कहीं इस बार पूरी मजबूती के साथ बीजेपी पेश करेगी और उसे पास कराने की कोशिश करेगी। कैमरामैन सरजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ से। ममता बनर्जी जब से चुनाव पश्चिम बंगाल का हारी हैं, तभी से उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक एक करके नेता बागी होते जा रहे हैं और साथ छोड़ते जा रहे हैं, चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो। इसी लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है, मदन मित्रा का, जो कि टीएमसी से ही विधायक थे, लेकिन अब उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। और रित ब्रित जो कह रहे हैं कि असली टीएमसी उनके पास है, उनका दामन थाम लिया है। लेकिन इन सब के बीच में मदन मित्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मदन मित्रा का सीधे सीधे ये कहना है कि मैं टीएमसी का विधायक नहीं हूँ, बल्कि बंगाल का विधायक हूँ। मैंने टीएमसी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, जिसका मतलब है कि मैं पार्टी का विधायक नहीं, जो भी पद थे मैंने सब छोड़ दिया, मैं बस एक से दूसरे घर गया। मदन मित्रा ने आगे कहा कि दुख की बात यह है कि जब बंगाल में इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि पूरी पार्टी, जिसे 213 सीटें मिली थी, एक व्यक्ति के कारण वो बर्बाद हो गई। इस बीच जब उनसे सवाल किया गया कि 21 जुलाई को मदन किस मंच पर नजर आएंगे, तो उन्होंने कहा कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा और नक्शे पर AITC लिखा होगा। इसके दो हिस्से हैं, ये भी वो कहते हैं। ममता बनर्जी का हालांकि मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने आगे ये भी कहा है, मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं, वो लंबे समय से हमारे साथ रहीं, हमने भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश की। इसी पल से मैंने ममता बनर्जी की टीएमसी वर्किंग कमेटी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मैं जमीनी स्तर पर था, जमीनी स्तर पर ही रहा हूँ। आपको बता दें कि मदन मित्रा ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी के सभी से उस वक्त इस्तीफा दिया जब ईडी ने बंगाल म्युनिसिपल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में उनकी पत्नी और 2 बेटों को समन भेजा। ये टाइमिंग काफी अहम है, क्योंकि ईडी की ताजा कार्रवाई 13 से 14 जुलाई को हुई, जबकि 15 जुलाई को मित्रा ने पाला बदल लिया है। अब मित्रा पर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या डर से उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है, लेकिन कोई ये पहली बार नहीं है जब टीएमसी टूट की कगार पर पहुंच चुके हो, और आप ये कह सकते हैं कि टीएमसी पूरी तरीके से टूट करके बिखर गई है। ममता बनर्जी का नेतृत्व था, और ममता बनर्जी अभी भी ये दावा कर रही है कि उनका नेतृत्व है, लेकिन ऋतुव्रत बनर्जी के पास ज्यादा विधायक है, इसलिए अब वो LOP भी हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मदन मित्रा के अलावा अभी भी बहुत सारे विधायक और सांसद हो सकते हैं जो कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ दें। अब देखना हो ये होगा कि इस कड़ी में आगे किस नेता का नाम जुड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश द्विवेदी के साथ मैं मीनाक्षी रजत, इंडिया डेली, नोएडा।
आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है। अब बात सिर्फ बंदूक, बारूद और घुसपैठ तक सीमित नहीं रह गई है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती अब उस नई रणनीति की भी है जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आतंक के नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के जुड़े नेटवर्क से युवाओं के लिए अलग अलग तरह के ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। इन कैंपों का संचालन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के बैनर तले किया जाने का दावा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी राणा मोहम्मद अशफाक को इन गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए बताया जा रहा है। दावा है कि युवाओं को तैराकी, जूडो कराटे, ताइक्वांडो, कुश्ती और अन्य शारीरिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन दावों की पुष्टि होती है तो ऐसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल पानी के रास्ते घुसपैठ, कठिन परिस्थितियों में ऑपरेशन और विशेष अभियानों की तैयारी के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बदलाव तकनीक के मोर्चे पर दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला सदस्यों को स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डिजिटल टूल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा है कि पाकिस्तान के कई शहरों में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जहां नई तकनीकों के बारे में जानकारी देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एक वीडियो में राणा मोहम्मद अशफाक कथित तौर पर यह कहते सुनाई दे रहा है कि तकनीक के क्षेत्र में पीछे नहीं रहा जा सकता और आधुनिक तकनीक सीखना बहुत जरूरी है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये इस बात का संकेत है कि आतंकी संगठन अब सिर्फ पारंपरिक आतंकवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर स्पेस, सूचना युद्ध और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल अपनी रणनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन ट्रेनिंग कैंपों में संगठन के बड़े सदस्य भी लगातार पहुंच रहे हैं और युवाओं को संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का आशंका है कि भविष्य में इस तरह की ट्रेनिंग का इस्तेमाल साइबर हमलों, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, तकनीक आधारित गतिविधियों और घुसपैठ जैसे अभियानों में किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान में चल रही ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बदलते दौर में आतंकवाद की रणनीति बदलती दिख रही है और यही वजह है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी पारंपरिक सुरक्षा के साथ साथ साइबर और तकनीक खतरों पर बराबर फोकस कर रही हैं। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। बेंगलुरु अल-हिंद ISIS साजिश मामले में स्पेशल कोर्ट NIA ने बड़ा फैसला सुनाया है। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 के अल-हिंद ISIS साजिश मामले में आरोपी मोहम्मद हनीफ को 7 साल की न सिर्फ सजा सुनाई है बल्कि 48,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बात की जाए इस 7 साल की सजा की तो यह 7 साल की सजा मोहम्मद हनीफ के लिए कठोर कारावास के रूप में उसे भोगनी होगी। वहीं बात की जाए मोहम्मद हनीफ की तो इस साजिश में NIA ने न सिर्फ 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था बल्कि 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी और मोहम्मद हनीफ इन 20 लोगों में से पहला शख्स है जिसे NIA की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। बात की जाए मोहम्मद हनीफ की तो मोहम्मद हनीफ उस साजिश का हिस्सा था जो बेंगलुरु के जंगलों में मोहम्मद हनीफ ने उन जगह को तलाशने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी जहां पर अल-हिंद ISIS से के सदस्यों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जा सके बल्कि उनके रुकने का ठिकाना भी बनाया जा सके। बात की जाए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की तो NIA के मुताबिक इस साजिश का मुख्य आरोपी था महबूब पाशा। बात की जाए महबूब पाशा की तो महबूब पाशा के बारे में NIA ने यह दावा किया है कि महबूब पाशा ने अपने ही घर पे अल-हिंद ISIS से जुड़े सदस्यों की न सिर्फ मीटिंग करवाई बल्कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्लानिंग की और इसके अलावा बैन आतंकी संगठन ISIS की विचारधारा के प्रचार और प्रसार के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से उनकी जो प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाए, इसके लिए भी महत्वपूर्ण बैठकें अपने घर पर उसने की थी। और ये बैठकें एक दो नहीं बल्कि कई बैठकें मोहम्मद जो हनीफ के साथ महबूब पाशा ने की थी। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की तो NIA के मुताबिक मोहम्मद हनीफ जो है हो सकता है कि पहला आरोपी हो इस पूरी साजिश को लेकर कि इस पूरी साजिश में उसने किस तरीके से अल-हिंद ISIS के सदस्यों की या ये कहा जाए मोहम्मद पाशा की
मदद की थी, ये बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है एनआईए के द्वारा कि मोहम्मद हनीफ को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की कठोर कारावास और 48,000 रुपये के जुर्माने से जो है वो लगाया है। फिलहाल अब बात की जाए अगर महबूब पाशा की अगर बात कर ली जाए तो महबूब पाशा वो शख्स है जिसने लगातार जो है वो आगे कदम बढ़ाते हुए मोहम्मद हनीफ को ना सिर्फ 2 पिस्टलें दी थी बल्कि 48 जिंदा कारतूसों को भी मोहम्मद हनीफ को मुहैया करवाया था महबूब पाशा ने। फिलहाल एनआईए का ये कहना है कि जिस तरीके से मोहम्मद हनीफ को सजा सुनाई गई है ये काफ़ी जो है काबिल तारीफ है और आगे इस मामले में और बचे 19 आरोपियों को भी सजा सुनाई जाएगी, ऐसा कयास एनआईए की तरफ से लगाया जा रहा है। इसके अलावा एनआईए का ये भी कहना है कि वो अभी इस पूरे मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ा रहे हैं और इस साजिश के जो ऑनलाइन हैंडलर हैं उनकी तलाश में भी एनआईए की टीम जगह जगह ना सिर्फ छापेमारी कर रही है बल्कि अपने मुखबिरों की सहायता से तमाम उन ऑनलाइन हैंडलर्स की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हुई है जिसने इस साजिश में अहम भूमिका अदा की। फिलहाल आने वाले समय में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं जो अलहिंद आईएसआईएस से जुड़ी साजिशों का हिस्सा थे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब टाल दी गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उसमें अलग अलग तर्क, अलग अलग बातें सुनी गई सभी पक्षों के माध्यम से, लेकिन अब फिलहाल 12 अगस्त तक ये सुनवाई टाल दी गई है। यानी ये कहा जाए कि अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी 12 अगस्त को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उसमें 2 पक्ष थे हिंदू पक्ष के और उनसे बातचीत की गई। उसमें एक था विष्णु शंकर जैन और खासतौर से जब कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया कि क्या दोनों ही पक्ष आपस में कोई बात भी कर रहे हैं कोर्ट के बाहर भी, क्योंकि अगर ऐसा है तो उस पर थोड़ा विचार किया जाना चाहिए। तो बाकायदा दोनों पक्ष की तरफ से ये बात जरूर स्पष्ट की गई कि वो नहीं चाहते कि आपसी कोई अगर बातचीत है तो वो कोर्ट के इस एक तरह से पूरे पटल पर आए और वो उस ऑर्डर का हिस्सा बने। लेकिन ये जरूर स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई विवाद, अड़चन खासतौर से इसमें रुकावट में ना आए। इसीलिए कोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया कि एक बार सभी पक्षों को जरूर सुना जाएगा और उसके बाद में आगे की उस पर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें ये पूरा मामला लगातार काफी लंबे वक्त से विवादों में और चर्चा में रहा है। तमाम जो अलग अलग दलीलें हैं, खासतौर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दी गई जो तमाम अलग अलग आदेश हैं उन्हें भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई थी, वो भी कोर्ट में पेश किए गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मस्जिद समिति और हिंदू पक्षों की ओर से दायर कई याचिकाएं लंबित हैं और 26 मई 2023 की इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें मथुरा की अदालत में लंबित इस विवाद से जुड़े सभी मामलों को हाईकोर्ट में एक तरह से स्थानांतरित किया गया था। 18 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार किया और अलग से मुकदमा दायर कर शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित स्थल से हटाने की मांग की। आपको ये भी बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई पर सुनवाई चल रही है, लेकिन कई बार सुनवाई टाली भी गई है और इसीलिए अब ये दावा किया जा रहा है कि आगामी 12 अगस्त को जब अगली बार सुनवाई होगी तो सभी पक्षों के हर एक पहलू को जांचा और सुना जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ नैना यादव, इंडिया डेली 24/7। रथ यात्रा मेले का आगाज हो चुका है। 15 दिन बीमार होने के बाद भगवान जगन्नाथ अब स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने के बाद वो नगर भ्रमण पे निकल चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भगवान जगन्नाथ की पालकी निकाली गई है भगवान जगन्नाथ के मंदिर से। बता दें काशी में 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर लगभग 250 वर्ष पुराना और ये परंपरा भी 250 वर्ष पुरानी बताई जाती है, जहाँ हर वर्ष भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के बाद 14 दिन वो क्वारंटाइन रहते हैं और 15वें दिन भगवान को परवल का रस पिलाया जाता है, जिसके बाद वो स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ होने के बाद अगले दिन उनकी पालकी निकाली जाती है। पालकी को निकालने के लिए लोग 80 घाट से निकलते हैं। इस बार 108 डमरू अपना बजाते हुए आए हैं और ये परंपरा है, बाबा का लगाव है, छोटे से लेकर बड़े तक 108 डमरू बच्चे हुए पालकी होते हुए यातायात प्रस्थान करेंगे नंगे पाँव, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, साथ में जाएंगे बजाने के लिए। संख्या 108 डमरू है। सब हर डमरू दल के अपना चौक बना हुआ है, जगन्नाथ डमरू दल के है। पार्वती पते
गुरुधाम चौराहा होते हुए रथ यात्रा चौराहा पहुँचते हैं। लगभग 8 घंटे का ये सफ़र होता है, जहाँ 12 बजे 1 बजे भगवान जगन्नाथ पहुँचते हैं रथ यात्रा चौराहा। इसके बाद प्रातःकाल मंगला आरती से पूजा पाठ की शुरुआत होती है। और बता दें कि काशी में ये परंपरा 250 वर्ष पुरानी है, जहां भगवान की पालकी निकाली जाती है। उसके बाद 3 दिवसीय आयोजन होता है। आयोजन से पहले यानी आज ये पालकी निकाली गई है और भगवान के स्वस्थ होने की खुशियां मनाई जा रही हैं। जगह जगह लोग इंतजार कर रहे हैं कब भगवान जगन्नाथ भैया और अपने बहन के साथ यहाँ पहुँचेंगे और उनका स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कल सुबह मंगला आरती के साथ शुरुआत की जाएगी। तो काशी में काशीवासियों को इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। यही वजह है काशी समेत आज आसपास के जो प्रदेश के लोग हैं वो भी पहुंचते हैं। कहा यह भी जाता है कि पुरी के बाद अगर कहीं रथ यात्रा मेला होता है तो वो काशी में होता है, जहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और 3 दिवसीय मेला लगता है, जहां तमाम तरीके के जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। और अभी ये राम मंदिर से भगवान की पालकी निकाली गई है। यहाँ पे भी आपको श्रद्धालु दिख रहे होंगे जो कि इंतजार कर रहे थे भगवान पर पुष्प वर्षा और उनकी आरती करने का। तो आरती कर ली गई है, भगवान की पालकी अब आगे बढ़ चुकी है रथ यात्रा की तरफ और रात्रि 12 से 1 बजे के बीच रथ यात्रा चौराहे पहुँचेगी पालकी। और जिसके बाद रथ में भगवान को अपने भाई और बहन के साथ विराजमान कराया जाएगा। प्रातःकाल मंगला आरती की जाएगी। मंगला आरती के बाद से दर्शनार्थी दर्शन करना शुरू करेंगे। तो लोगों में उत्साह है, लोग पहुंच रहे हैं और इस दिन का जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गई है, वो घड़ी आ गई है। अब श्रद्धालु पहुंचे हैं इनकी पालकी लेके। पालकी के बाद सुबह दर्शन करेंगे और 3 दिवसीय आयोजन में शामिल होंगे। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।